आयुषी को इंसाफ दिलाने के लिए दिव्या और विशाल को उसके मम्मी पापा को यह बताना पड़ा कि आयुषी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका खून किया गया था। मगर उनके लिए यह सच कबूल कर पाना इतना आसान नहीं है। उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर आयुषी का खून भी हुआ है तो भी दिव्या और विशाल रिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। आयुषी की मां ने एक बार फिर पूछा, लेकिन आयुषी के खून का रिया के घर जाने से क्या मतलब है? आंटी, अंकल, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आयुषी की छोटी बहन रिया और उसका पति रोहन कहां पर रहते हैं। हमारा इस वक्त उनसे बात करना बेहद जरूरी है। दिव्या और विशाल ने उन दोनों से कहा। लेकिन तुम उन लोगों से बात क्यों करना चाहते हो? क्या उन लोगों का मेरी बेटी के खून में कोई हाथ है? अगर ऐसी कोई भी बात है तो मैं अभी के अभी सच जानना चाहता हूँ। धर्मेंद्र ने अपनी रौबदार आवाज में विशाल से कहा। देखिए अंकल, अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना ही होगा। दिव्या ने उन्हें समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलो हम तुम्हें वहां पर लेकर चलते हैं। इतना कहकर रीना और धर्मेंद्र दिव्या और विशाल के साथ कार में बैठकर रोहन और रिया के घर के लिए निकल गए। ये सब लोग जब गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से दिव्या की आंखों का रंग बदल जाता है और वो अपने आगे बैठे हुए धर्मेंद्र के कान के पास जाकर फुसफुसाती है। मेरा कत्ल हुआ था पापा, मैंने आत्महत्या नहीं की थी। ये सुनते ही धर्मेंद्र के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हड़बड़ाकर जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें दिव्या बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। वहीं धर्मेंद्र ने अपने मन में बड़बड़ाया, ये तो आयुषी की आवाज थी। इससे पहले वो कुछ भी करते, सब लोग रिया और रोहन के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। गाड़ी सीधा रोहन के घर के बाहर जाकर रुकी। उसकी आलीशान कोठी के बाहर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और मेन गेट के बाहर 2 गार्ड्स बैठे हुए हैं। रिया के ताऊजी और ताई जी के साथ होने की वजह से किसी ने भी विशाल और दिव्या को रोकने की कोशिश नहीं की। अंदर घुसकर दिव्या और विशाल ने देखा कि गार्डन से लेकर घर के हर एक कोने तक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पूरे घर में काले कपड़े और काले चश्मे पहने हुए बॉडीगार्ड्स घूम रहे हैं। उन लोगों को देखकर दिव्या और विशाल तुरंत समझ गए कि अगर वो यहाँ पर अकेले आते तो शायद किसी भी कीमत पर वो रिया से बात नहीं कर पाते। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि रिया और रोहन अपने सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं। रिया के बाल काफी लंबे हैं, जिस पर उसने लाइट ब्राउन कलर करवाया हुआ है। उसकी नजर काफी पैनी लग रही है और उसकी पर्सनालिटी दूर दूर तक भी 7 साल पुरानी रिया से मैच नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद रिया पूरी तरह से बदल गई हो। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने एक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा है। उसके एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में उस दिन का न्यूज़पेपर है। उन लोगों को वहां पर देखकर रिया और रोहन ने मुस्कुराकर सब लोगों का स्वागत किया। अरे ताऊ जी, ताई जी, आइए आइए, अंदर आइए। आप लोग बड़े दिनों के बाद हमारे घर आए हैं। आपको यहाँ पर देखकर हम दोनों को बहुत खुशी हो रही है। बताइए, आप चाय नाश्ते में क्या लेंगे? मैं सीमा से बोलकर वही बनवा दूंगी। सीमा! रिया ने अपने कुक को आवाज लगाई, मगर रीना ने तुरंत उन्हें रोक दिया। अब नहीं नहीं रिया, हम लोग फिर कभी आएंगे। आज हम लोग एक बहुत जरूरी काम से आए हैं यहाँ, इसलिए तुम्हें बिना बताए यहाँ चले आए। हाँ हाँ बताइए ना, इतनी सुबह सुबह क्या काम आ गया? और ये आपके साथ ये 2 लोग कौन है? रोहन ने पूछा। तब विशाल ने आगे बढ़कर कहा, हम दोनों होटल राजमहल से आए हैं। क्या आपको वो होटल याद है? होटल राजमहल का जिक्र होते ही पूरे घर का माहौल बदलने लगता है। अचानक से ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर चलने लगती हैं, पर्दे हिलने लगते हैं, टेबल पर पड़ा हुआ सामान अपने आप पूरी तरह से हिलने लगता है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अगले ही पल
रिया को महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। रिया हड़बड़ा कर पीछे पलटती है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई, लेकिन रिया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, उस होटल को हम कैसे भूल सकते हैं? वहां पर मेरी बहन ने हमारे पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर अपनी जान दे दी थी, और उसके बाद मैंने सबकी खुशी के लिए उनके होने वाले पति रोहन से शादी की थी। उस दिन को और उस होटल को तो हम चाहकर भी भूल नहीं सकते। रिया के इतना बोलने की ही देर थी कि चारों तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, लेकिन ये आवाजें कहां से आ रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा होता। सभी लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन विशाल और दिव्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। क्या आपको पूरा यकीन है कि आयुषी ने अपनी जान दी थी? दिव्या ने रिया की तरफ देखते हुए पूछा। आप कहना क्या चाहती हैं? रिया ने बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ते हुए कहा। विशाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब आज रात होटल राजमहल में मिल जाएंगे। रिया, आज रात 11 बजे आपको होटल राजमहल में आना होगा। ये सुनते ही रिया गुस्से में तमतमा जाती है। तुम होते कौन हो मुझे होटल राजमहल में आने के लिए कहने वाले? और मैं क्यों आऊं उस होटल में? दिव्या ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपकी बहन आयुषी आपको वहां बुला रही है। दिव्या की बात सुनते ही रिया जहां खड़ी थी वहीं हैरानी में खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। आयुषी, ये नाम जो पिछले 7 सालों से उसके दिमाग में भी नहीं आया था, वो नाम आज एक बार फिर उसके सामने खड़ा है और उसकी असलियत को चुनौती दे रहा है। पिछले 7 सालों से उसने सबको इसी धोखे में रखा हुआ है कि अपनी बहन की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन अगर आज किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वो पसीने से तरबतर हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसकी सांसें फूलने लगी और उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। मगर फिर भी रिया ने विशाल से कहा, लेकिन आयुषी तो मर चुकी है, फिर वो मुझे कैसे बुला सकती है? दिव्या ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ये सब तुम्हें आज रात होटल राजमहल पहुंचकर पता चल जाएगा। ये सुनते ही रिया ने गुस्से में कहा, और अगर मैं ना आऊं तो? रिया के इतना कहते ही उसके पूरे घर में तेज तेज हवाएं चलने लगी। घर पर लगी लाइट्स अपने आप टूटकर बिखरने लगी। तभी अचानक से 2 हाथ रिया के पीछे की दीवार से निकल आए और उन्होंने रिया का गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। ये सब होता देखकर परिवार के सब लोग दहशत में आ गए और उनके हाथ पैर कांपने लगे। रिया भी दर्द और डर से छटपटाने लगी। रिया को इस हालत में देखकर रोहन भागता हुआ रिया के पास गया और उसे उन हाथों की मजबूत पकड़ से छुड़वाने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। देखते ही देखते अगले पल वो हाथ जिस तरह से दीवार से निकलकर आए थे उसी तरह वो वापस अंदर चले गए। रिया जोर जोर से खांसने लगी। उसको ऐसा लगा था जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। रोहन उसे संभालने लगा और पीने के लिए उसे पानी दिया। आयुषी के माता पिता भी रिया को इस हालत में देखकर बहुत घबरा गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तब विशाल ने रिया के थोड़ा नजदीक जाते हुए कहा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि आज रात 11 बजे तक होटल राजमहल पहुंच जाना, नहीं तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहकर विशाल और दिव्या उस घर से बाहर जाने लगे। तभी विशाल दरवाजे पर जाकर रुक गया और उसने पीछे पलटकर आयुषी के मम्मी पापा से कहा, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी आयुषी के साथ उसकी शादी की रात को क्या हुआ था, तो आप भी आज रात 11 बजे होटल राजमहल पहुंच जाइएगा। कुछ ऐसे राज हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है।
इतना कहकर विशाल और दिव्या रिया और रोहन के घर से बाहर चले गए। वहीं रिया, रोहन और आयुषी के मम्मी पापा वहां बुत बने खड़े रह गए, क्योंकि 7 साल बाद उनकी जिंदगी में आया ये तूफान न जाने उन्हें किस ओर ले जाने वाला है। रिया की घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। वो किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई किसी के सामने आने नहीं देना चाहती। रिया चुपचाप वहीं खड़ी दिव्या और विशाल को वहां से जाते हुए देखती रही। उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। क्या आज रात उसे होटल राजमहल जाना चाहिए या फिर नहीं? आखिर उन दोनों ने उसे उसी मनहूस होटल में क्यों बुलाया था? लेकिन रोहन ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, तभी धर्मेंद्र शर्मा की गरजती हुई आवाज उसके पूरे घर में गूंज उठी। बस बस, बहुत हो गया ये सब। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। आज रात हम सब लोग होटल राजमहल चल रहे हैं। वहीं सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रिया की डर के मारे जान निकल रही है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी कहने और सुनने की हालत में नहीं है। वो जानती है कि इस वक्त उसका कोई भी बहाना काम नहीं करेगा और उसे आज रात होटल राजमहल जाना ही होगा। मगर वहां पर ऐसा कौन सा सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि रिया ने आयुषी का कत्ल किया है? जब दिव्या और विशाल को यह यकीन हो गया कि वो लोग होटल राजमहल पहुंच जाएंगे, तब वो दोनों वापस जयपुर के लिए निकल गए। दिव्या और विशाल अभी फ्लाइट से उतरकर एयरपोर्ट पहुंचे ही हैं कि तभी घड़ी ने रात के 11 बजने का इशारा किया और वो दोनों अपने आप होटल राजमहल पहुंच गए। आज उन दोनों के चेहरे पर एक घबराहट है। धर्मेंद्र शर्मा ने उन्हें तसल्ली तो दी है कि वो सब लोग होटल राजमहल आ जाएंगे, मगर फिर भी उनके दिल में डर है। वो लोग अभी मुश्किल से अपने रिसेप्शन डेस्क पर आकर बैठे ही हैं कि चारों तरफ पसरे अजीब से सन्नाटे में कुछ हलचल होने लगी। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जोर जोर से हिलने लगी। ये सब देखते ही विशाल और दिव्या समझ गए कि शायद आयुषी की आत्मा वहां आने वाली है, लेकिन अब तक रिया वहां पर नहीं पहुंची है। अगले ही पल पायलों की छन छन आवाज के साथ उन्हें अपने सामने आयुषी की आत्मा दिखाई दी। इस वक्त आयुषी बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। उसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले धब्बे हैं और उसने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है मेरा कातिल? तुम उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? इससे पहले कि वो लोग कुछ कहते कि तभी अचानक से होटल राजमहल के दरवाजे धड़ाक की आवाज के साथ अपने आप खुल जाते हैं। उन दोनों ने दरवाजे की तरफ मुंह घुमाकर देखा तो वहां से काफी लोगों के अंदर आने की ठक ठक करती हुई पैरों की आवाज आ रही है। दिव्या और विशाल तुरंत समझ गए कि धर्मेंद्र शर्मा और उनका परिवार अंदर पहुंच चुका है। विशाल और दिव्या ने जैसे ही उस ओर देखा जहां आरुषि खड़ी थी, तो वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब आयुषी की आत्मा वहां से गायब हो चुकी है। होटल राजमहल के अंदर सबसे पहले आयुषी के माँ बाप और उनके पीछे पीछे रिया और रोहन अंदर चले आ रहे हैं। रिया और रोहन की चाल में एक झिझक है और वो दोनों काफी घबराए हुए लग रहे हैं। वो दोनों इसी होटल राजमहल को अच्छी तरह से देख रहे हैं। उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि ये होटल जो जलकर राख हो गया था, वो आज एक बार फिर अपनी उसी पुरानी हालत में कैसे खड़ा है। इस वक्त उन लोगों के दिमाग में ऐसी और कई सारी बातें हैं जो जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। अंदर आते ही सबसे पहले रीना ने विशाल और दिव्या से पूछा, जैसा तुम दोनों ने कहा था, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब तुम हमें ये बताओ कि हमारी बेटी का खून किसने किया है और क्यों? दिव्या और विशाल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वो लोग आयुषी का इंतजार कर रहे हैं, मगर आयुषी इस वक्त वहां पर नहीं है। आंटी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो सबूत बस आने ही वाला है। उसकी बात सुनकर रोहन हंसने लगा और उसने कहा,
अरे ताऊ जी, ताई जी, आप इन लोगों की बेकार बातों में आ गए हैं। इन लोगों ने आपके जज्बात का फायदा उठाकर आपको यहाँ बुला लिया है और अब ये जरूर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। मैं इनके जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हम सबको पता है कि आयुषी का खून नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी जान दी थी, वो भी एक दूसरे आदमी के लिए। इन सारी चीजों को भुलाकर मैं आगे बढ़ा हूँ, मगर इन लोगों ने मुझे फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे उसी दिन की याद दिला दी जब सब लोगों के सामने मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती हुई थी। इसके बाद उसने रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर मेरी बीवी ने उस वक्त आगे बढ़कर मेरा साथ नहीं दिया होता तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इससे पहले कि रोहन आगे कुछ कहता, अचानक से होटल राजमहल की सारी लाइट अपने आप चलने बुझने लगी और तूफानी तेज हवाएं चलने लगी। पूरे होटल के खिड़की दरवाजे धाड़ धाड़ की आवाज के साथ खुलने और बंद होने लगे। वहां पर मौजूद सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से किसी की पायल की छन छन करती हुई आवाज आने लगी और सीढ़ियों से एक आकृति नीचे उतरती हुई आने लगी। वो आकृति एक लड़की की है जिसने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना हुआ है और उसके चेहरे पर घूंघट है। ये लड़की पूरी तरह से दुल्हन के वेश में तैयार है। उसे देखकर रोहन और रिया वहीं अपनी जगह पर खड़े रह गए। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और उनके हाथ पैर कांपने लगे। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और उस लड़की का घूंघट अपने आप उड़ गया और अगले ही पल उस लड़की का चेहरा देखकर वहां खड़े सब लोग अपनी ही जगह पर खड़े रह गए। उन सब के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए और किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयुषी है, मगर इस बार वो उनकी प्यारी सी दिखने वाली बेटी नहीं है। वो एक आत्मा है जो अपने बदले की आग में जल रही है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी है जिनसे खून बह रहा है। उसका लाल जोड़ा पूरी तरह से खून से सन चुका है और उसके हाथ पर एक कट लगा हुआ है जिससे लगातार खून बहता जा रहा है। उसके पूरे चेहरे पर जगह जगह निशान है। आग में जलने की वजह से उसका पूरा शरीर जला हुआ है और जहां तहां से मांस के लोथड़े निकल रहे हैं। उसका ये डरावना रूप देखकर रिया अपने आप को संभाल नहीं पाई और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके चिल्लाते ही चारों तरफ से आवाज सुनाई दी। ये देखकर रिया तुरंत रोहन के गले लग गई, मगर रोहन भी डर के मारे अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रीना और धर्मेंद्र के दिल को बेहद चोट पहुंचती है। गुड़िया! वो दोनों उसका नाम चीखते हुए रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, मगर इस वक्त आयुषी की नजरें सिर्फ और सिर्फ रिया और रोहन पर टिकी हुई है। वो काफी धीमी रफ्तार से गहरी सांसें लेती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ रही है। उसकी सांसों की आवाज और गर्माहट पूरे होटल राजमहल में फैल चुकी है। उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर रिया और रोहन अपने कदम पीछे हटाने लगते हैं और देखते ही देखते वो होटल राजमहल के दरवाजे से जा टकराते हैं। वो डर के मारे दरवाजा पीटना शुरू करते हैं। कोई खोलो, कोई दरवाजा खोलो, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो कोई। तभी अचानक दरवाजा खुद से खुल जाता है और ये देखकर रिया और रोहन फटाफट एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से बाहर भागने ही लगते हैं कि तभी उन्हें सामने से आयुषी की आत्मा अंदर आती दिखाई देती है। ये देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने भी आयुषी दिखाई देती है। रोहन और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई हमें बचाओ, मदद करो हमारी। लेकिन उनके चीखने चिल्लाने की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही है।
उनकी ये हालत देखकर अचानक से होटल राजमहल के चारों तरफ से बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज वहां गूंजने लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर काफी सारे लोग हैं जो रिया और रोहन की इस हालत पर हंस रहे हैं। आयुषी की नजर सिर्फ और सिर्फ रिया पर टिकी हुई है। तभी उसके बढ़ते कदम अचानक से रुक गए और उसकी डरावनी खूंखार आवाज होटल राजमहल के चारों तरफ गूंज उठी। क्यों? जवाब दो, क्यों? आयुषी का ये सवाल सुनकर उसके मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। क्यों मारा मुझे रिया तुमने? क्यों? तभी उसने जोर से चीखते हुए अपना मुंह खोला। ये सुनते ही आयुषी के मम्मी पापा को एक जोर का झटका लगा। उन्हें जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहीं रिया अपनी बहन के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे प्लीज माफ कर दो। इतना कहकर रिया जोर जोर से रोने लगी। आयुषी के पेरेंट्स के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है। वो आज तक यही मानते रहे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। रिया को रोता देखकर आयुषी ने कहा, माफ कर दो, और वो भी तुम्हें अपनी कातिल को। तुमने मेरी जान ले ली, मेरे माँ बाप के सामने मुझे नीचे गिराया, मुझ पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया। मेरे होने वाले पति से मेरी ही शादी वाले दिन उससे शादी कर ली, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं। गुस्से से आयुषी की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसकी आवाज बेहद डरावनी हो गई। आयुषी ने आगे कहा, मुझे जवाब चाहिए रिया, क्यों किया तुमने मेरे और मेरे माँ बाप के साथ ऐसा? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने ये सिला दिया मुझे। आखिर क्या वजह थी? ये सवाल सुनकर अपने आंसुओं को हाथों से पोंछते हुए रिया ने जवाब दिया, आपने क्या नहीं किया दीदी, सिर्फ आपकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। हमारे घर में मुझे हर कदम पर नीचा दिखाया जाता था और आपकी हर कदम पर तारीफ होती थी। सब लोग आपको पलकों पर बिठा कर रखते थे, मगर ये किसी को याद भी नहीं था कि मैं भी उसी घर की एक बेटी हूँ। रिया की बातें सुनकर रीना और धर्मेंद्र के होश उड़ गए। एक पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कान शायद उन्हें धोखा दे रहे हैं। रिया, जिसे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, उसी ने उनसे उनके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया था। वहीं रिया आगे बोलती है, आप लोगों को तो इस बात की भी भनक नहीं है, मगर हर कदम पर मेरे माँ बाप ने मुझे नीचे दिखाया। हर कदम पर मुझे कहा जाता था कि मैं आयुषी दीदी की तरह सुंदर क्यों नहीं दिखती, मैं उनकी तरह पढ़ने में होशियार क्यों नहीं हूँ, मैं उनकी तरह बिजनेस क्यों नहीं संभाल सकती, और मैं पेंटिंग क्यों करती हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा तुम्हें चाहते थे। यहाँ तक कि वो लड़का जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी, उसका रिश्ता भी आपसे तय कर दिया गया। किसी ने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। क्या तुम रोहन को पसंद करती थी? रीना ने हैरानी से रिया की तरफ देखते हुए पूछा। रिया तुरंत उठकर रोहन के पास चली गई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं बचपन से रोहन को पसंद करती थी और रोहन भी मुझे पसंद करता था, मगर हमारे परिवारों की वजह से उससे इस शादी के लिए हाँ कर दी। मगर मैं इस बात को सहन नहीं कर पाई और तब हम दोनों ने ये प्लान किया कि हम आयुषी दीदी को अपने रास्ते से हटा देंगे। ये सुनते ही आयुषी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझे मार दिया
इसलिए मेरे बारे में, मेरे माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे मैं तो तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक बार मुझसे कहा तो होता कि तुम रोहन से प्यार करती हो, मैं हंसते हंसते इस शादी से मना कर देती। लेकिन तुमने एक लड़के के लिए अपनी बहन को जान से मार दिया। इतना कहते ही आयुषी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने रिया को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया। आज मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी झेल लूंगी। तभी रोहन भागता हुआ आगे आया और आयुषी के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, आयुषी, तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। रिया ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मेरे कहने पर किया। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पापा ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया। इसी बीच रिया खुद को खत्म कर लेना चाहती थी, लेकिन हम तीनों में से तुम्हारा मरना ही सही था, इसीलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनते ही आयुषी ने रिया को दूर फेंकते हुए कहा, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है। जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए तड़पे हैं, अब तुम रोहन के लिए तड़पोगी। इतना कहते ही आयुषी ने अपने एक हाथ से रोहन की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। उसके लंबे लंबे नाखून रोहन की गर्दन में गड़ गए। जब रिया ने देखा कि आयुषी कभी भी रोहन की जान ले सकती है, तो वो तुरंत आयुषी के पैरों में गिर गई और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, दीदी, दीदी प्लीज दीदी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, भगवान के लिए हमें माफ कर दो। दीदी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं दीदी, उनके सर से बाप का साया मत छीनो प्लीज दीदी। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आया था? क्या तुमने मेरी जान लेने से पहले एक बार भी सोचा था कि मेरे आगे मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है? क्या तुमने ये सोचा था कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा? तुमने इस लड़के के लिए अपनी जलन में अंधी होकर मेरी जान ले ली थी, और अब मैं इसे तुम्हारी जिंदगी से अलग करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी रिया। वही होगा मेरा बदला और वही होगी तुम्हारी सजा। इतना कहकर आयुषी ने एक हैवानियत भरा रूप ले लिया और चिल्लाते हुए एक झटके में रोहन की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। नहीं! रिया चीखती चिल्लाती हुई अपने घुटनों पर बैठ गई। दिव्या भी इस खौफनाक मंजर को देख नहीं पाई और उसने तुरंत अपने आप को विशाल के सीने में छुपा लिया। ये सब देखकर विशाल के भी रोंगटे खड़े हो गए और उसके पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। होटल राजमहल के चारों तरफ खून ही खून फैल गया। रिया अपने पति की आधी अधूरी लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है और अपना सर पीट रही है। वो कभी अपने आप को दोष देती तो कभी अपनी किस्मत को। दूसरी तरफ रीना और धर्मेंद्र को ऐसा लग रहा है जैसे आज उनसे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं है। 7 साल पहले अपनी जिस बेटी को वो दोषी मान रहे थे, असल में उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था। जिस बेटी को वो अपने घर का कलंक मान रहे थे, असल में उसी की बहन ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले ली थी। वो रोते रोते आयुषी की तरफ देख रहे हैं, जो अब एक बार फिर से शांत होकर अपने असली रूप में आ चुकी है। अब उसका चेहरा वही सुंदर और प्यारा लग रहा है जैसा 7 साल पहले लगा करता था। बुढ़िया, रीना रोते रोते तुरंत भागते हुए अपनी बेटी के पास गई, मगर जैसे ही उन्होंने आयुषी को गले लगाने की कोशिश की, तभी अचानक से उनके कदम लड़खड़ा गए और वो आयुषी को छू भी नहीं पाई। उनका हाथ आयुषी के जिस्म के आर पार हो गया। वो हैरानी से आयुषी के चेहरे की तरफ देखने लगी और आयुषी ने एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, माफ करना माँ,
मगर आज मैं तुम्हें गले नहीं लगा पाऊंगी। गुड़िया बेटा, माफ कर दे मुझे। मैं बाप होकर भी तुझे बचा नहीं पाया। मैं तुझे बचा नहीं पाया मेरे बच्चे। धर्मेंद्र शर्मा रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ गए, मगर आयुषी ने जवाब दिया, नहीं पापा, इस सब में आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मेरे साथ जो होना था और जो मेरी किस्मत थी वो हो गया। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज इतने सालों बाद मैंने आप लोगों का चेहरा देखा। मैं आप लोगों से बात कर पाई। उसने होटल राजमहल की तरफ नजर घुमाते हुए कहा, मैं पिछले 7 सालों से इसी होटल के अंदर भटक रही हूं। मैं पिछले 7 सालों से उसी आग में जल रही थी, मगर आज दिव्या और विशाल की वजह से मुझे मुक्ति मिल गई और सच आप लोगों के सामने आ गया। इतना कहकर आयुषी ने दिव्या और विशाल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए और आखिरी बार मेरे माँ बाप से मिलाने के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मैं चाहकर भी शब्दों में नहीं बता सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया है। उसकी बातें सुनकर दिव्या और विशाल की आंखों में भी आंसू आ गए और विशाल ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज के बाद आपको इस होटल राजमहल की 4 दीवारी में भटकना नहीं पड़ेगा। अब आप आखिरकार इस होटल राजमहल की आग से मुक्त हो गई। उसी वक्त अचानक से होटल राजमहल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वहां से एक तेज रोशनी होटल के अंदर आ गई। माँ, पापा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते हुए मुझे याद रखना। अगर अगली बार ऊपर वाले ने जन्म दिया तो वादा करती हूँ कि एक बार फिर आपकी ही बेटी बनकर इस दुनिया में आऊंगी। अब चलती हूँ। आयुषी के चेहरे पर एक सुकून है, मगर उसकी आंखों में नमी है। देखते ही देखते वो उस तेज रोशनी के अंदर गायब हो गई। गुड़िया, मेरी बच्ची। पीछे रह गए तो बस रोते बिलखते उसके माँ बाप। आयुषी के जाने के बाद दिव्या के आंसुओं का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। आयुषी और रिया की कहानी ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? विशाल ने दिव्या को संभालते हुए पूछा। विशाल, आखिर ये कैसी दुनिया है जिसमें एक बहन ने ही अपनी बहन का खून कर दिया? बहन तो मेरी भी थी और वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी, लेकिन ये सब देखकर तो मेरा रिश्तों पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। इतना कहकर वो विशाल के गले लग गई और रोने लगी। विशाल ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूं दिव्या, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए रिश्तों का कोई मोल नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों की वजह से अच्छाई को ही भूल जाएं। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छाई की मिसाल कायम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों की परवाह करते हैं। हाँ, और उनमें से तुम भी हो जो अपनी परवाह ना करते हुए इस होटल की आत्माओं को मुक्त कराने की कोशिश में लगे रहते हो। तुम्हारी वजह से हर दिन मुझे जीने की एक नई वजह मिलती है विशाल। दिव्या ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं और उन दोनों के चेहरे पर एक सुकून है। उसी वक्त अचानक से ऊपर के फ्लोर से बहुत सारे लोगों के एक साथ मंत्र और पूजा पाठ करने की आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर दिव्या और विशाल हैरान रह गए और एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। ये इस वक्त आवाजें कैसी? वो उन आवाजों की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही उनकी नजर अपने सामने पड़ी, उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या देख लिया विशाल और दिव्या ने? इस वक्त होटल राजमहल में मंत्र कौन बोल रहा है? कौन सी आत्मा है जो अब विशाल और दिव्या के सामने आने वाली है? क्या कभी विशाल और दिव्या इस होटल राजमहल से मुक्त हो भी पाएंगे या नहीं?